गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आज अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट। हालांकि इसका लास्ट क्लास में इस चैप्टर का एक पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको। आज जो पढ़ना जा रहे हैं अपन, उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में प्रबंध के कार्य। अगर आपको एक मैनेजर बना दिया जाता है किसी इंडस्ट्रीज में, किसी बिजनेस के अंदर, तब ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन से कामों के लिए आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो कहलाते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मेन फंक्शंस को प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में अगर हम बोलें तो प्रबंध के प्रमुख कार्य और प्रबंध के सहायक कार्य। चूँकि आपके लाइव क्लास में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको दोनों मिक्स लैंग्वेज में बोलता चलूँगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं आए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आए। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के प्रमुख कार्य बतलाइए या प्रबंध के प्रमुख कार्य समझाइए। एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मेन फंक्शंस में, मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस में पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। हमें क्या करना है, क्या कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, इस बात को पहले से निश्चित कर लेना, इस बात को पहले से निर्धारित कर लेना, प्री डिसाइड कर लेना, यही प्लानिंग कहलाता है। कल किए, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कल किए जाने वाले कार्य को आज निश्चित कर लेना। कल से मतलब है फ्यूचर। कल किए जाने वाले कार्यों को आज निश्चित कर लें। यहाँ आज का मतलब है प्रेजेंट। फ्यूचर के भी जो भी आपके प्रोसेसिंग है उसको प्रेजेंट में प्रीफिक्स कर लेना, यही प्लानिंग कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो योजना बनाना, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है और कब करना है, इस बात को प्री डिसाइड कर लेना, यही प्लानिंग या नियोजन के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मतलब बिना योजना के अगर कोई भी काम किया जाता है उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। खुद का काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है और संसार में हंसी का पात्र भी बन जाता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले योजना बनाना कंपलसरी है। अगर आपने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, अपना प्लानिंग से काम किया है, तो आपकी सक्सेस का परसेंटेज बढ़ जाता है, सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। और अगर आप बिना योजना के काम करने बैठ जाते हैं तो आपके फेलियर का परसेंटेज बढ़ जाता है, मतलब आपकी असफलता का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसको प्री डिसाइड कर लेना ही नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लानिंग बोलते हैं। ये प्राइमरी फंक्शंस का पहला फंक्शन है, पहला कार्य है। अगर आप मैनेजर बना दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको योजना बनानी पड़ती है। अब सोचो ना, वैसी नॉर्मल कंडीशन में कि योजना बनाने का काम किसका होगा? मैनेजर का होगा या चपरासी का होगा? योजना कौन बनाएगा, प्लानिंग कौन करेगा? मैनेजर करेगा ना। तो मैनेजमेंट को ही योजना बनानी पड़ती है, अपनी इंडस्ट्री से संबंधित, अपने उद्योग से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित, अपने फर्म से संबंधित, या आप जहाँ भी आप एज ए मैनेजर अपॉइंट हैं तो आपको उससे रिलेटेड पूरी प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है। पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन का पहला फंक्शन है प्लानिंग। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस बात को निर्धारित करना, यही कहलाता है आपका नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा होता है आपका संगठन। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है
आपकी इंडस्ट्रीज में, आपके उद्योग में, फर्म में या आपके बिजनेस में आपको जितना भी ह्यूमन पावर का सपोर्ट मिल रहा है, आपको जितनी भी मानव शक्ति का सहयोग मिल रहा है किसी भी रूप में, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे वो गेट कीपर के रूप में हो, स्वीपर के रूप में हो, वॉचमैन के रूप में हो, क्लर्क के रूप में हो, फोरमैन के रूप में हो, सुपरवाइजर के रूप में हो, मैनेजर के रूप में हो, जनरल मैनेजर के रूप में हो, डायरेक्टर के रूप में हो, किसी भी रूप में आपको जो भी ह्यूमन पावर का सपोर्ट आप ले रहे हैं, जितना भी मानव शक्ति का सहयोग ले रहे हैं, वो पूरी मानव शक्ति आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। अगर देखिए एक वो कहावत है ना, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता, तो अगर आप अकेले ये सोचें कि आप बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे बिजनेस में, बहुत ज़्यादा सफलताएं आपके कदम चूम लेंगी, संभव नहीं है। आपको दूसरे लोगों का भी सहयोग लेना पड़ता है। अब वो सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है, मैनेजर्स के रूप में हो सकता है, क्लर्क के रूप में हो सकता है, स्वीपर के रूप में हो सकता है, वॉचमैन के रूप में हो सकता है, गार्डनर के रूप में हो सकता है, फोरमैन के रूप में हो सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। वो सारे लोग जो आपको आपकी इंडस्ट्रीज को सफल करने में, आपकी इंडस्ट्रीज को चलाने में आपको हेल्प दे रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, वो सारे लोग आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में मैं आपको बता दूं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है औपचारिक संगठन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अनौपचारिक संगठन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़, अधिकार और कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या कर देते हैं, हम स्पेशल उनको मेंशन कर देते हैं कि भाई आपके ये राइट्स हैं, आपके ये ड्यूटीज़ हैं, आपके ये अधिकार हैं और ये कर्तव्य हैं। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं और मेंशन कर देते हैं, उनको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, उनकी व्याख्या कर देते हैं कि तो वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है हम एम्प्लॉयज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को मेंशन नहीं करते हैं, उनकी कोई व्याख्या नहीं करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज आपकी है, आप इंडस्ट्रीज के हैं, इंडस्ट्रीज का अच्छा होगा, सक्सेस होगा, सफलता मिलेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बढ़ेगा। और अगर इंडस्ट्रीज को लॉस होगा तो आपकी भी सैलरी कटेगी, बोनस कटेगा, कमीशन कटेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रेम भाव बना रहता है और अपने अपनत्व की भावना से काम करवाने की कोशिश की जाती है, तो वो कहलाता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दोनों में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी अगर हमारे यहाँ कोई फॉल्ट होता है, गलती होती, कमी होती है, तो हम किसी को दोषी ठहराने में संभव नहीं हो पाता कि हम किसको दोषी ठहराएं, क्योंकि हमने किसी के पहले से ही किसी के अधिकार और कर्तव्य बताए नहीं है, राइट्स और ड्यूटीज़ बताए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसको दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये रहता है कि आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ पहले से ही आपको पता थे कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, अगर ये फॉल्ट हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही दोनों में अंतर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ के राइट्स, ड्यूटीज़, कर्तव्य, अधिकार पहले से ही बता दें, ये काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको करवाना है, कैसे करवाना है, दूसरों से करवाना है, खुद करना है, कम समय में करवाना है, कम कॉस्ट में करवाना है। ये सारी चीज़ें पहले से ही उनकी डिफाइन कर दी जाती हैं, एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, रिटर्न में दे दी जाती हैं, रिटर्न में बता दी जाती हैं। तो वो सारे कहलाते हैं आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक संगठन। और अनौपचारिक संगठन का मतलब होता है जिसमें हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक अपने कर्मचारियों से काम करवाते हैं, मधुर संबंध होते हैं और छोटा संगठन होता है, छोटी इंडस्ट्रीज या छोटा फर्म या छोटा बिजनेस होता है, तो वो कहलाता है आपका, उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका बड़ा है बिजनेस है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, तब आपको हर एक किसी के राइट्स और ड्यूटीज़ को मेंशन करना ज़रूरी होता है, ताकि हम उन फॉल्ट्स की कंडीशन में किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल बना सकें, किसी की ना किसी की जिम्मेदारी बता सकें कि ये इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये सेकंड फंक्शन होता है आपका मैनेजमेंट का।
प्राइमरी फंक्शन में सेकंड टाइप जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या था आपका? प्लानिंग, और सेकंड क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। प्लानिंग यानी नियोजन, और दूसरा संगठन रहता है आपका। तीसरा रहता है आपका स्टाफिंग। आजकल एग्जाम पेपर में भी स्टाफिंग ही लिख के आ जाता है। वैसे हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूं, स्टाफिंग का मीनिंग होता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण माने हमें कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है उनका अनुमान लगाना, अनुमान लगाने के बाद उनको भर्ती करना, भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग दिलवाना, ट्रेनिंग देने के बाद उनको जॉब अपॉइंटमेंट यानी कार्य पर नियुक्त करना, उनका वेतन निर्धारित करना यानी सैलरी फिक्सेशन करना, उनका प्रमोशन करना, उनका डिमोशन करना, रिटायरमेंट करना। तो हम अपने एम्प्लॉयज़, जैसे जो थर्ड है स्टाफिंग, नाम से ही कुछ लग रहा होगा ना अपना सा, स्टाफिंग, स्टाफ की व्यवस्था करना। हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे उद्योग में, हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, इस बात की पहले एक अनुमान लगा लेना, उसके बाद उसी के हिसाब से अपना एडवर्टाइजमेंट निकालना, भर्ती करवाना, ट्रेनिंग करवाना, जॉब अपॉइंटमेंट करना, सैलरी फिक्सेशन करना, प्रमोशन करना, डिमोशन करना, ये सारे काम जो हैं आपके वो स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। स्टाफ की व्यवस्था करना, स्टाफ से संबंधित पूरी काम करना, ये स्टाफिंग कहलाता है। हिंदी में नियुक्तिकरण कहते हैं। ये काम भी मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। थर्ड टाइप होता है, तीसरा प्रकार होता है आपका। पहला क्या था आपका? प्लानिंग। दूसरा क्या था आपका? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। और तीसरा है आपका स्टाफिंग। हिंदी में आजकल स्टाफिंग ही लिख के आता है, एग्जाम पेपर में भी स्टाफिंग ही लिख के आता है, और कभी कभी बहुत शुद्ध हिंदी में आ जाता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का हिंदी मीनिंग होता है, नियुक्तिकरण हिंदी मीनिंग होता है, और इंग्लिश में इसको स्टाफिंग कहते हैं। नंबर नेक्स्ट होता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन हिंदी में बोलते हैं निर्देशन, दिशा निर्देश देना। आप अपने अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करना सिखाएंगे, उनको काम करने में सहयोग देंगे, उनको काम करने में सपोर्ट करेंगे। ये डायरेक्शन कहलाता है। ऐसे करिए, ऐसा ना करिए, ऐसे करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वगैरह वगैरह। काम करना सिखाना, ये डायरेक्शन कहलाता है। ये मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है। पहला मेन फंक्शन क्या था आपका? प्लानिंग यानी नियोजन। दूसरा क्या था? संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आपका स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। और चौथा है आपका डायरेक्शन, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, दिशा निर्देश देना। अब आप मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसमें एक्टर, एक्ट्रेस, विलेन वगैरह अदर मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो उनमें से एक भी मेंबर अपनी मन मर्जी से एक डायलॉग, एक लाइन भी नहीं बोलता है। जो कुछ भी करना है, जितना भी करना है और जैसे करना है, वो सारा कैमरे के पीछे बैठा हुआ डायरेक्टर डिसाइड करता है। परफॉर्म करते हैं एक्टर, एक्ट्रेस, विलेन एंड अदर मेंबर्स, परफॉर्मर होते हैं वो। लेकिन जो कुछ भी कैसे करवाना है और कितना करवाना है, ये सारा पीछे कैमरे के पीछे बैठा हुआ डायरेक्टर डिसाइड कर रहा होता है। ऐसे ही आपकी इंडस्ट्रीज में, आपकी फर्म में आपके एम्प्लॉयज़ कैसे करेंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ आपके परफॉर्मर हैं और आप डायरेक्टर हैं, आप माने मैनेजर। तो मैनेजर जो है वो डायरेक्शन देने का भी काम करता है। किनको? अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशन। मैं हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीडियम दोनों बोल रहा हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हों तो हिंदी में अपने आप को कंफर्ट महसूस करें, और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। और मैं मेन एग्ज़ाम में आपको बता दूं, आपको किसी भी टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप अपने शब्दों में जितना आप आंसर लिखेंगे, आप एक बार आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर अपने शब्दों में आपने क्या समझा है उसके हिसाब से जब आप लिखेंगे। रट्टू तोते जो होते हैं ना, वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। और अगर ब्रिलियंट और टॉपर्स को देखा जाए या उनसे पूछा जाए
मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि जितना भी टॉपर्स बच्चा होता है वो सारा केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, बाद बाकी उसने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्या क्या सीखा है और उसको कैसे उसने एग्जामिनर के सामने लिख के पेश किया है उसी पे बेस्ड करता है। तो यहाँ भी आपको मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना मेरा उद्देश्य है कि आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद बाकी तो सबकी व्यवस्थाएं हैं कि जिनको क्वेश्चन आंसर चाहिए, नोट्स वगैरह आपके अवेलेबल हैं ऐप पे, कोचिंग के ऐप पे, प्रिंटेड नोट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सारे वीडियो रिकॉर्डेड। इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ उसका उद्देश्य केवल ये है कि आपको समझा पाऊँ, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाऊँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको आपके दिमाग में फील करवा पाऊँ, महसूस करवा पाऊँ कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। केवल हमने किताब हमें मिल गई और हमने रट के फेंक दिया, उससे आप वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। लेकिन एक बार अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपने फिर उसको लर्न किया तो वो लाइफ टाइम टिका रहता है। तो अभी जो आपका क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, मेन फंक्शंस या इसको प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं, प्रबंध के प्रमुख कार्य बोलते हैं, और सब्सिडारी फंक्शन यानी इसको प्रबंध के सहायक कार्य बोलते हैं। तो प्रमुख कार्य और प्रबंध के सहायक कार्य, दो प्रकार के सहायक कार्य होते हैं, मेन और सब्सिडारी। मेन फंक्शंस के अंदर अब अपन उतर के आते हैं, मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य होते हैं, पहला होता है आपका प्लानिंग, योजना बनाना। उसके बाद पहला प्लानिंग हो जाता है आपका, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन तैयार करना। आपका जितना मजबूत संगठन होगा, जितना अच्छा संगठन होगा, जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे होंगे, जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ आपने सेलेक्ट किए होंगे, जितना अच्छा ह्यूमन पावर का आपको सपोर्ट मिल रहा होगा, आपकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस उतना ही बढ़ जाएगी, आपकी सफलता का प्रतिशत उतना ही बढ़ जाता है। तो संगठन माने आपके द्वारा यूज किया जाने वाला ह्यूमन पावर, मानव शक्ति का जितना भी आप सहयोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन होता है। तीसरा होता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ तैयार करना, स्टाफ की अनुमान लगाना कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। उनको भर्ती करके ट्रेनिंग करवा के अपने योग्य बनाना, अपने लायक बनाना, उनसे काम करवाना, ये सभी व्यवस्थाएं करना स्टाफिंग कहलाता है आपका। उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट स्टाफिंग के बाद होता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन। निर्देशन माने निर्देश देना, आदेश देना, सलाह देना, मशवरा देना, काम करना सिखाना, यही निर्देशन कहलाता है। निर्देशक के रूप में आपको डायरेक्टर के रूप में भी काम करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ को काम करते समय उनको आदेश निर्देश देने पड़ते हैं, क्योंकि अभी उनको वो सारी क्वालिटी या क्वालिफिकेशन नहीं है जो आपके अंदर है। यही कारण है कि आपको मैनेजर बनाया गया है और वो एम्प्लॉय है, आपके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर उनसे तो ज़्यादा योग्यता होगी, तभी तो आपको सिलेक्ट किया गया है। तो अब आपके अंदर जब ज़्यादा योग्यता है, ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे हैं आप, तो उनको निर्देश भी दें, आदेश भी दें, सलाह दें, काम करना सिखाएं, उनके साथ में काम करें, उनको ऐसा महसूस करवाएं कि आप उनके साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपको परफॉर्म करके दे पाएंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका निर्देशन, डायरेक्टिंग। नंबर नेक्स्ट रहता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरण। मोटिवेशन माने मोटिवेट करना, उनको उनका उत्साह बढ़ाना, उनमें जिज्ञासा ललक पैदा करना, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके आपको दे पाएँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दें, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करके दे पाएँ। ये मोटिवेशन कहलाता है। आपने धोनी को देखा होगा, मैच जब वो खेलते थे तो धोनी पीछे खड़े होकर तालियां बजाते थे, भले ही
बॉलर ने अगर वाइड फेंक दिए तब भी वो उसको मोटिवेट करते थे, दौड़ के आते थे पिच पर तक, आधी पिच तक उसको समझाने की कोशिश करते थे, शांत करने की कोशिश करते थे, ताकि अगली को बॉल उसकी सही जाए। कई बार तो वो डायरेक्ट मतलब खेलते समय खुद जानबूझ के वाइड फेंकवाते थे, इशारा करके, हिंदी में बोल के। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या जो हिंदी नहीं समझते ऐसे खिलाड़ियों के साथ में खेलते समय वो हिंदी में बोल के उनको बोलते थे, ताकि वाइड डालो, ये आगे बढ़ेगा, मैं रन आउट करूँगा। ये सब क्या था? ये सब ये था, मोटिवेट कर रहे थे वो अपने बॉलर को। कैप्टन कूल के नाम से क्यों जाने जाते थे? कि शांत दिमाग से और सही डिसीजन ले पाते थे। ऐसे ही अगर मान लो सपोज दैट बॉलर ने एक वाइड बॉल फेंकी और धोनी उन पर चढ़ बैठे और डांट डपट गाली गलौज कर बैठे, बॉलर प्रेशर में आ जाएगा। अगली बॉल वाइड ना फेंकना चाहता था लेकिन फिर भी वो 9 बॉल हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसके ऊपर मेंटली प्रेशर आ गया। ऐसे ही जैसे धोनी मोटिवेट करते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, ऐसे ही प्लेयर्स को, ऐसे ही मैनेजमेंट को भी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। कैसे मोटिवेट करते हैं? उनको इनाम दे के, अच्छा काम करने वालों को इनाम दे के, पीठ थपथपा के, शाबाशी दे के, प्रमोशन करके, सुविधाएं दे के, ताकि जैसे सपोज दैट आपके यहाँ 10 एम्प्लॉई हैं, आपने जो अच्छा काम करने वाला एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई अच्छे काम करने वाले को आपने परफॉर्मर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया, कुछ भी नहीं, लेकिन केवल आपने दूसरे 10 बचे हुए 9 में उसका मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया। अब वो बचे हुए 9 भी कोशिश करेंगे कि ये मान सम्मान हमें भी मिल जाए, और वो 9 बचे हुए जो हैं वो भी लगन से काम करने लग जाएंगे। ठीक है? या आपने ऐसा कर दिया कि जिसने बहुत अच्छा काम किया, आपने बोला इस महीने से आपकी सैलरी 100 रुपये सैलरी बढ़ा दी, मात्र 100 रुपये बढ़ाई आपने। 100 रुपये सैलरी बढ़ाने मात्र से बचे हुए 9 को आपने मोटिवेट कर दिया अच्छा काम करने के लिए, और वो 10वां तो हो ही गया मोटिवेट, क्योंकि उसको तो 100 रुपये हर महीने बढ़ के मिलने लगे, वो तो हो ही गया। और उसको देख के वो 9 भी सोच बैठे हम भी अच्छा काम करें, हमारी भी सैलरी बढ़ सकती है, सैलरी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाम तो होगा, है ना। तो इस तरीके का माहौल तैयार करना, इस तरीके का वातावरण तैयार करना, ये कहलाता है आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरण। तो ये मोटिवेशन का काम किसका होता है? मैनेजर्स का होता है। किसको? मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है। समझ में आ रही बात आपको? उम्मीद करता हूँ मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ आपके दिमाग में प्रवेश कर रही होगी, बात बैठ रही होगी। अभी केवल और केवल मेरा उद्देश्य ये है कि अभी चूँकि आप इस सब्जेक्ट में नए नए आए हैं, अगर आपको डायरेक्ट लर्न करने की दे दिया जाए, तो जब कभी किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट का मीनिंग हमें पता होता है और उसके बाद हम जब उसको लर्न कर रहे होते हैं तो आसानी से लर्न हो जाता है। लेकिन जब हमें किसी टॉपिक का मीनिंग ही पता ना हो तो ऐसी स्थिति में वो बहुत टाइम लेता है हमें लर्न करने में। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं या जो सब्जेक्ट है उससे परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी? तो मोटिवेशन माने प्रेरित करना, किनको? अपने एम्प्लॉयज़ को। किस लिए? अच्छा काम करने के लिए। किस तरीके से? इनाम के द्वारा, बोनस के द्वारा, कमीशन के द्वारा, सैलरी इंक्रीज करके, पीठ थपथपा के, वाहवाही करके, तारीफ करके। ये मोटिवेशन के तरीके हो सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, इकोनॉमिक मोटिवेशन भी होता है, नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन भी होता है। ये 4 तरह का होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने के बदले में लालच देते हैं कि अच्छा काम करोगे तो आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, तो कर्मचारी को कुछ एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा अर्निंग की लालच दिया जाता है, वो पॉजिटिव मोटिवेशन कहलाता है। अच्छा काम करने के बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है? तो ऐसी आशा उनको बनाई जाती है, तो वो कहलाता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन।
नेगेटिव मोटिवेशन, जिसमें डर और भय का वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें अच्छा काम करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छा काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी, आपको वेतन जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके का नेगेटिविटी तैयार करने की कोशिश की जाती है, तो वो कहलाता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। इकोनॉमिक मोटिवेशन, जिसमें हम मुद्रा के रूप में भुगतान कर देते हैं, मनी के रूप में इनाम भुगतान दे देते हैं कि अच्छा काम करने वाले को 2000 रुपये इनाम या 5000 रुपये इनाम, नगद इनाम, नगद बोनस, नगद कमीशन, इस तरीके से जब हम दे देते हैं तो वो इकोनॉमिक मोटिवेशन कहलाता है। नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन, नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन का मतलब हम जिसमें किसी मुद्रा में भुगतान नहीं करते हैं, मनी में नहीं करते, बल्कि हम उसको सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा काम करने वाले को हमने रहने की सुविधा मुफ्त में दे दी, आने जाने के लिए बस की सुविधा मुफ्त में दे दी, वर्किंग कंडीशन अच्छी करवा दी। ये इस तरीके से जिसमें हम पैसे में नहीं, लेकिन हम उसको सर्विस इंक्रीज कर देते हैं, उसकी सेवाएं बढ़ा देते हैं, उसको सुविधाएं बढ़ा देते हैं, तो वो आपका कहलाता है आपका नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, प्राइमरी फंक्शन का लास्ट जो रहता है आपका, वो रहता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब जहाँ राशन पानी मिलता है वो नहीं नहीं, वो भी है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? आपके इंडस्ट्रीज को चलाने के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, आपके जो नियम कायदे कानून हैं, जिनके अनुसार आप अपनी इंडस्ट्रीज, अपने फर्म, अपने बिजनेस को चला रहे हैं, उन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। किससे? अपने एम्प्लॉयज से। आपके नियम कायदे कानूनों के अनुसार काम कर रहे हैं अगर आपके एम्प्लॉयज, तो अब वो आपके कंट्रोल में है, और अगर आपके नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल है। नहीं आ रही समझे आपको? कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण। अपने जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, आपने अपने जो नियम बनाए हैं, हर इंडस्ट्रीज के, हर फर्म के, हर बिजनेस के अलग अलग रूल्स होते हैं। हाँ, कोई 8 घंटे की ड्यूटी करवाता है, कोई 12 घंटे की ड्यूटी करवाता है, कोई संडे की छुट्टी रखता है, कोई गुरुवार की छुट्टी रखता है, सोमवार की छुट्टी रखता है, किसी की सुबह की शिफ्ट होती है, किसी की दोपहर की शिफ्ट होती है, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने स्कूलों में भी देखा होगा। तो कहने का मतलब हर बिजनेस फर्म और इंडस्ट्रीज के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आपने जो अपने रूल एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए हैं, और उन्हीं रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनसे अपने रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना, यही कंट्रोल कहलाता है। तो ये फॉलो कौन करवाएगा? चपरासी करवाएगा, मैनेजर करवाएगा ना। तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अपने रूल्स को फॉलो करवाना, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन का लास्ट स्टेप होता है। ठीक है जी। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन रिमाइंड कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 2 तरह के होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट माने प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रबंध के प्रमुख कार्य, और दूसरा होता है प्रबंध के सहायक कार्य। इंग्लिश में प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और सब्सिडारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम उतरे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। पहला आपका प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग का मतलब योजना बनाना, नियोजन हिंदी में बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, संगठन। नंबर नेक्स्ट होता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग को बोलते हैं नियुक्तिकरण, आजकल स्टाफिंग ही लिख के आता है। नंबर नेक्स्ट होता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन, दिशा निर्देश प्रदान करना, आदि हमें कैसे काम करवाना है वगैरह वगैरह के रिलेटेड निर्देशन या डायरेक्टिंग कहलाता है आपका। मोटिवेशन, प्रेरित करना है एम्प्लॉयज़ को। और लास्ट होता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल माने नियंत्रण करना, किनको? एम्प्लॉयज़ को। ठीक है जी। ये आपका टॉपिक हुआ काय का? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। अब रह गया आपका क्या? सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में चलेंगे अपन। अच्छा, एक बात और मैं बोल दूं, कोचिंग के ऐप को आप अपडेट कर लें। आज उसका प्ले स्टोर पे अपडेट अवेलेबल हो गया है। जिन बच्चों को कनेक्टिविटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका नया वर्जन अवेलेबल करवाया गया है, और उसको आप अपडेट कर लीजिए। स्वस्थ रहें, घर में रहें,
पढ़ाई आपकी निरंतर रहेगी। ठीक है जी।